नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी और आप देख रहे हैं ANB न्यूज, जो एक भरोसे और विश्वास का नाम है। और आपके इसी प्यार ने हमें निरंतर आगे बढ़ने और सच को सच की तरह दिखाने के लिए प्रेरित किया है। अपनी इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए ANB न्यूज ने खबरों के प्रवाह को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और इसी कड़ी में स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक की हर हलचल तक, आपकी राजधानी के आसपास घटने वाली हर बड़ी घटना और आप पर पड़ने वाले हर एक असर तक, राजधानी की राजनीति के गलियारों की हर हलचल, राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर, ANB न्यूज की पैनी नजर। अगर खबर है आपकी राजधानी के मतलब की, तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक, क्योंकि खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन राजधानी की खबरों का निचोड़ दिखाएंगे हम राजधानी लाइव में। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई और देहरादून से। आज की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे हम। सबसे पहले नजर डालते हैं 4 तस्वीरों पर। यह पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा और पंजाब के SYL नहर के मुद्दे पर जारी गतिरोध को तोड़ने की कोशिशें एक बार फिर से नाकाम हुई और बैठक बेनतीजा रही। और 15 दिन के बाद फिर से बैठक होगी। आखिर इस मुद्दे को सुलझाने में कौन बन रहा है रोड़ा, समझने की कोशिश करेंगे आज। लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि क्या वाकई सरकारें सही मंशा के साथ काम कर रही है। तो वहीं देश के विकास में रोड़ा बन रहे कोरोना पर क्या है लखनऊ की स्थिति। दूसरी तस्वीर में देखिए, जब सरकार के मंत्री ही कोरोना से नहीं बच पाए, तो आम जनता का क्या हाल होगा, यह समझना इतना भी मुश्किल नहीं। चलिए तीसरी तस्वीर का रुख करते हैं। कोरोना से तो सरकार बचा पाई या फिर नहीं, यह तो बहस लंबी चलेगी, लेकिन देहरादून में बारिश से होने वाले नुकसान को कितना कम कर पाई सरकार, यह जानना आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि सरकार के लिए लंबे लंबे दावे करना। अब चौथी और आखिरी तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। तमाम मुद्दों के बीच एक मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का भी है। एक होनहार अभिनेता जो कि बेहद जल्द ही जिंदगी की जंग हार गया। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा, और जिस पर देश भर की निगाहें टिकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम राजधानी लाइव। और अब राजधानियों के ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत राजधानी चंडीगढ़ से करते हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच मंगलवार को SYL के मुद्दों पर बैठक हुई, लेकिन दोनों में सहमति नहीं बनी और हर बार की तरह नतीजा ढाक के 3 पात रहा। हर बार की तरह पंजाब सरकार अब भी अपने रुख पर कायम है, और ऐसे में अब 15 दिन के बाद दोबारा बैठक होगी। गौर फरमाने वाली बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच इस मसले पर कई बार बैठक हुई, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मीटिंग हुई। यह बात अलग है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संसाधन मंत्रालय के भवन में मौजूद रहे और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। बैठक तो हुई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। दरअसल पंजाब के राजनेता पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ पानी साझा करने के पक्ष में नहीं है। पंजाब नहर के लिए अधिकृत जमीन किसानों को वापस कर चुका है, और इसके लिए एक विधेयक भी विधानसभा में पारित किया गया था, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई। नहर को मिट्टी से भर दिया गया। अब कैसे निकलेगा इस समस्या का हल, किसका पलड़ा है ज्यादा भारी, वास्तविक स्थिति को समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता। तो बैठक में सहमति नहीं बनी है, और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं SYL मुद्दे पर कब किस तरह से क्या क्या रुख रहा है। यह बैठक जो कल हुई है बेनतीजा रही है। CM अमरिंदर का जो मिजाज है वो यहां पर बिगड़ा हुआ नजर आया कल, और आपको बता दें बरसों पुराने इस मुद्दे का
अब सुप्रीम कोर्ट ही लगता है कहीं ना कहीं हल निकालेगा। ढाक के तीन पात ही होता है हर बार की बैठक का नतीजा। आपको बता दें, एसवाईएल मुद्दे पर कब बनेगी बात, यह हर किसी के जहन में एक प्रश्न चिन्ह है। हालांकि जो कल बैठक हुई बेनतीजा रही है। सीएम अमरिंदर का कल जो मिजाज है वो बिगड़ा हुआ नजर आया है। पंजाब में इस समय कांग्रेस की सरकार है और कैप्टन अमरिंदर सिंह एसवाईएल का पानी हरियाणा के हाथ में देने के पक्ष में नहीं नजर आ रहे, क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन इसके उलट पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर एसवाईएल नहर बनी तो पंजाब में आग लग जाएगी और ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। अब देखना होगा आगे इसमें क्या कुछ नतीजा जो है वो नजर आ रहा है। एसवाईएल सियासी मुद्दा बन चुका है। वर्तमान में केंद्र की बात करें तो बीजेपी की सरकार है और अगर पंजाब की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आखिर क्या नतीजा जो है वह निकलता है। देखना होगा कि क्या हरियाणा को अपने हक का पानी जो है वह कब तक मिल पाता है। हरियाणा और पंजाब के बीच में मंगलवार को यानी कि कल एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक हुई, लेकिन दोनों में सहमति नहीं बनी और हर बार की तरह नतीजा जो है वह ढाक के तीन पात रहा। हर बार की तरह पंजाब सरकार अब भी अपने रुख पर कायम है और ऐसे में अब 15 दिन के बाद दोबारा बैठक होगी। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच इस मसले पर कई बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मीटिंग हुई। और यह बात अलग है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संसाधन मंत्रालय के भवन में मौजूद रहे और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। दरअसल पंजाब के राजनेता पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ पानी साझा करने के पक्ष में नहीं है। पंजाब नहर के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस कर चुका है और इसके लिए एक विधेयक भी विधानसभा में पारित किया गया था, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। नहर को मिट्टी से भर दिया गया। अब कैसे निकलेगा इस समस्या का हल, किसका पलड़ा है ज्यादा भारी, इस स्थिति को समझना वाकई में मुश्किल है। और तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, एसवाईएल का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा बन चुका है। क्या लगता है कल जो बैठक हुई उसके बाद में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है इस वक्त? देखिए लकी, सीधे तौर पर अगर हम एसवाईएल की बात करें तो एसवाईएल का मुद्दा हमेशा चुनाव के समय में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन के सामने आया, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो। दोनों ही प्रदेशों के जो राजनेता हैं वो इसको राजनीतिक रंग देके कहीं ना कहीं चुनाव में भुनाने का काम करते हैं। कल जो बैठक हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सीधे तौर पर निर्देश थे पंजाब और हरियाणा को, साथ साथ केंद्र को, कि केंद्र इसमें मध्यस्थता करे, हरियाणा पंजाब को मनाने का प्रयास करे कि आखिर एसवाईएल का क्या हल निकल सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सीधे तौर पर पहले भी कह चुका है कि नहर बननी चाहिए जब समझौता हुआ था, लेकिन अब पंजाब की तरफ से जिस तरह से पहले ही अपना स्टैंड जो है वो स्पष्ट कर दिया गया था कि पानी उनके पास अपने किसानों के लिए नहीं है तो वो दूसरे प्रदेशों को कैसे देंगे। दूसरा एक बड़ा मुद्दा पंजाब ने जो उठाया, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि पानी के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो असेसमेंट करे कि कितना पानी पंजाब के पास है। अगर पंजाब के पास वाकई में ही ज्यादा पानी है तो वो दूसरे प्रदेश को दे सकता है, लेकिन अगर पंजाब के पास दूसरे प्रदेश यानी हरियाणा के मुकाबले पानी कम है तो फिर उन्होंने जो कह सकते हैं यमुना नहर है उसके ऊपर भी अपना दावा ठोक दिया है। यानी सीधे तौर पर कहा है कि हर एक चीज में जब 60-40 की रेशो है तो अगर हरियाणा के पास यमुना नहर जैसा एक बड़ा जो विकल्प है तो उसमें से भी पंजाब को हिस्सा दिया जाए। इसके अलावा भी पंजाब के मुख्यमंत्री जिस तरह से कहते हुए नजर आए कि पहले भी साल 1982 में जब इंदिरा गांधी पंजाब आई थी और उन्होंने इस नहर को बनाने के लिए जो कह सकते हैं कपूरी जगह में पहली बार टक लगाया था, तो उस समय भी पंजाब जलता हुआ नजर आया था। चाहेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा था कि अगर एसवाईएल नहर बनती है तो पंजाब में आग लग जाएगी।
इसे किस बिल्कुल, देखिए नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए इसका इतिहास के साथ इसका सीधे तौर पर इस घटना का और उनके इस बयान का ताल्लुक है, क्योंकि साल 1982 में कपूरी पंजाब के अंदर ही जगह पड़ती है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर। इस जगह पर पहली बार जब इंदिरा गांधी साल 1982 में आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने टक लगाया था। उस समय एक चांदी की कसी और तसला जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंदिरा गांधी को भेंट भी किया था। लेकिन उस समय पानी की सिचुएशन पंजाब की कुछ और थी, लेकिन जैसे ही टक लगाया गया था तो उस समय जो इस नहर के ऊपर काम करने वाले इंजीनियर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय कहीं ना कहीं पंजाब जो है वो पहले से ही आतंकवाद की मार झेलता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में अब भी बिल्कुल, पंजाब कहीं ना को कहीं ये उसी तरह मुद्दा से हावी जलाने। रहता हुआ नजर आ रहा है पंजाब में, चाहे केंद्र में पंजाब और केंद्र में, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब भी ये मुद्दा हावी था। पंजाब में अकाली सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार रहती है, तब भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है पंजाब में हावी होता हुआ नजर आता है। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब हरियाणा के बीच में कल बैठक हुई। हालांकि कल की बैठक जो है बेनतीजा रही है। बैठक में अभी तक सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। चलिए अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। वैसे तो देश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की बढ़ती दर राहत देने वाली है, लेकिन संक्रमितों की संख्या का बढ़ना अब भी जारी है, जो कि चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में तो एक पखवाड़े में सरकार के 2 मंत्रियों चेतन चौहान और कमला रानी वरुण की कोरोना से मौत हो गई, तो वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अतुल गर्ग समेत अब तक सरकार के 9 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब यह बात हैरानी पैदा करती है कि जो लोग कड़ी सुरक्षा और बचाव में रह रहे हैं, वे आखिर संक्रमित कैसे हो रहे हैं, जबकि इन दिनों आम जन से जनप्रतिनिधियों की मुलाकातों का सिलसिला तो बंद है। वैसे जिस तरह की खबरें और आंकड़े आ रहे हैं, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हालात जो हैं वो अच्छे नहीं और दूसरे राज्यों की तरह यहां संक्रमण जोरों पर है। लखनऊ में अब तक करीब 7,000 संक्रमित पाए जा चुके हैं और ऐसे में प्रदेश के दूसरे जिलों में क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सवाल एक ये भी है कि सीएम योगी की अध्यक्षता में जो रोज टीम 11 की बैठक हो रही है, उसका फायदा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी ही सही आंकड़े सीएम तक नहीं पहुंचा रहे? इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन। पुनीत मोहन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल लकी, सवाल कर दिया। पुनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहला और बड़ा सवाल जो ये है कि आखिर टीम 11 के बैठक का क्या नतीजा रहा, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है। देखिए लकी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कोरोना के हालात वो बेकाबू होते चले जा रहे हैं। कल की अगर हम 24 घंटों 5242 और अब तक जो है 2585 है। ताजुब की बात करें, कोरोना वीआईपी और वीवीआईपी को अपना शिकार बना रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह से कई ऐसे मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमित हुए, पाठक, महेंद्र सिंह, अतुल गर्ग, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो हुए। 2 कैबिनेट मंत्रियों का निधन भी हुआ है और उसके बाद भी कागजों पर ये दिखाया जाता है कहीं चिंता का विषय है। जब वीआईपी का ये हाल है कि कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट, हालांकि इम्यूनिटी पावर एक अलग बात है, लेकिन सीधे तौर पर कोरोना जिस तरीके से पांव पसार रहा है, चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं और प्रयागराज हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार के पास उनका रोड मैप नहीं तैयार है सरकार का कि आखिर इसको रोका कैसे जाएगा। केवल कागजों में अभी तक तैयारियां दिखाई दे रही है। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्णतः लॉकडाउन रहता है। सारी मार्केट बंद रहती है और कहा यह गया था कि इन 2 दिनों के दौरान जितनी भी मार्केट है उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा, मंडियों को सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन हकीकत की अगर हम बात कर लें तो केवल और केवल लखनऊ, राजधानी लखनऊ में जो हजरतगंज चौराहा है, जो मुख्यमंत्री आवास से और मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ ही दूरी पर है, केवल वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य करा के जिस तरह से आप लखनऊ की स्थिति बता रहे हैं, आपसे यहां पर यह भी जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है, खुद के मंत्री जग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए जा चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे आखिर इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रणनीति में बदलाव क्यों करते हुए नहीं नजर आ रहे?
देखिए सीधे तौर पे अब कहीं ना कहीं कोरोना की जो रणनीति बनाई गई थी उसमें बदलाव की जरूरत है। टीम 11 की डेली बैठक होती है, लेकिन उसमें रणनीतियां क्या बनती हैं ये नतीजा सिफर निकल के आ रहा है। कई ऐसे यूपी पश्चिम की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद है, सहारनपुर है, कई ऐसी जगह है जहां कोरोना पांव पसार रहा है। पूर्वांचल की बात करें तो गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मध्य की बात करते हैं तो लखनऊ के साथ में कानपुर, कई ऐसे जिले हैं जहां पे कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। और सीधे से समझने वाली बात यह कि अब रणनीति में बदलाव करना होगा और कहीं ना कहीं धरातल पर काम करना होगा। कागजों में केवल कार्रवाई करने से बात नहीं बनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल और केवल कागजों में काम कर रही है, केवल कागजों में काम दिखाई दे रहा है, धरातल पर काम नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पुनीत, बड़ी तो क्या बात, ऐसे में यह माना जाए कि कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं हाथ से निकल चुकी हैं और दिल्ली की तरह अब उत्तर प्रदेश को भी केंद्र सरकार की मदद लेनी होगी? देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लकी अब उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के साथ एक बार फिर से वार्ता करनी चाहिए और खास तौर करके उन जिलों में संपूर्णतः 10 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए जहां से कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। पहली रणनीति। दूसरी रणनीति ये कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी मार्केट है, यहाँ जितनी भी मंडियां हैं जो सुबह 6 बजे से 7 बजे से लग जाती हैं, आप कभी भी इन मंडियों में जाइए, लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई नहीं देते हैं। अगर वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद भी होते हैं तो वो केवल मूक दर्शक बने लोगों को देखते रहते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं लोग। जबकि नियम ये था कि अगर आप यूपी में मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए का चालान कटेगा। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिस तरीके की लापरवाही चल रही है उसका नतीजा है कि कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अगर हम स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लचर है, कागजों में तैयारियां कर रहा है। राजधानी लखनऊ में 1.5 लाख बेड की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, लेकिन हालात ये हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो घंटों एम्बुलेंस नहीं आती। एम्बुलेंस आती है तो उसके बाद जो तमाम रणनीतियां हैं वो कहीं ना कहीं कागजों में नजर आ रही है। धन्यवाद पुनीत मोहन तमाम जानकारी देने के लिए। तो सरकार के जो मंत्री हैं उनका ही अगर ये हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की क्या कुछ स्थिति रहेगी। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं राजधानी की कुछ और खबरों की ओर। अब बात करते हैं राजधानी देहरादून की। दरअसल उत्तराखंड में लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने न सिर्फ पहाड़ में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि जगह जगह मलबा और पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। तो वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग इसे सही करने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ में हो रही भारी बारिश की वजह से अब तक विद्युत विभाग को करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पहाड़ों में बिजली आपूर्ति के ठप होने की एक वजह लैंडस्लाइड भी है, जिसके चलते अलग अलग शहरों में तार टूट गई। कई जगहों पर तो ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं जगह जगह सड़कों को नुकसान पहुंचा है। फसलों से लेकर खाद्य सामग्री, घरों से लेकर पुल बांधों तक चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर और भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी सरकार? लोगों को राहत कैसे पहुंचाएगी सरकार? इन तमाम सवालों का जवाब राजधानी लाइव में आपको मिलेगा और इसका बखूबी से जवाब देने के लिए देहरादून से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विपिन। विपिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो सड़कों पर समंदर है, पानी घर के अंदर है,
बारिश से नुकसान की कैसे होगी भरपाई, ये एक बड़ा प्रश्न है। तमाम दर्शकों को बता दें, जो जनता को राहत मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं अभी तक नहीं मिल पाई है और आम जनता जो है उनका बुरा हाल है इस वक्त। आपको बता दें, लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से न सिर्फ पहाड़ में जनजीवन अस्त व्यस्त है, बल्कि जगह जगह मलबा और पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। तो वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग इसे सही करने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ में हो रही भारी बारिश की वजह से अब तक विद्युत विभाग को करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पहाड़ों में बिजली आपूर्ति के ठप्प होने की एक वजह लैंडस्लाइड भी है, जिसके चलते अलग अलग शहरों में तार टूट चुके हैं। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है और जगह जगह सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। और तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव विपिन नेगी फोन जुड़ चुके हैं। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आसमान से आफत बरस रही है उत्तराखंड में, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है इस वक्त? पीछे बैकग्राउंड ठीक आ रहा है? विपिन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है और विद्युत विभाग को अब तक करोड़ों की चपत जो है वो भी लग चुकी है। खाद्य सामग्री से लेकर लोगों के घरों तक को क्षति पहुंची है। आखिर जो जीवन है वो सामान्य कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अब सबसे आखिर बड़ी खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मौत की जांच को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस की उलझन खत्म नहीं हो पा रही। इस मामले को लेकर सीबीआई और ईडी अपने स्तर पर जांच कर रही है। मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत रिया चक्रवर्ती के केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर फैसला सुनाएगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ये फैसला सुनाएगी और इस मामले की जांच सीबीआई को दी जा चुकी है और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच को भी शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि मामले की जांच कौन करेगा। तो वहीं सुशांत के पिता केके सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और इसमें मुंबई पुलिस पर कार्रवाई न करने और सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में यह देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट केस की तरफ से मुंबई ट्रांसफर करने की अनुमति मिलती है या फिर नहीं। जिस तरह से मुंबई पुलिस पर लापरवाही, राजनीतिक दबाव और पक्षपात पूर्ण जांच के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में केस का मुंबई ट्रांसफर होना या ना होना काफी अहमियत रखता है। रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुना सकता है, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सामने आ पाएगा। तो आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है। तमाम जो दलीलें पेश की जा चुकी है उससे 11 बजे के बाद यह पता चलेगा कि आखिर किसका दाव जो है, किसका केस जो है वो मजबूत है। हालांकि मुंबई पुलिस पर केस की लापरवाही बरतने, साक्ष्य छिपाने जैसे गंभीर आरोप जो हैं वो भी लगते रहे हैं। इस मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत रिया चक्रवर्ती के केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर फैसला सुनाएगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ये फैसला सुनाएगी। इस मामले की जांच सीबीआई को दी जा चुकी है और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि मामले की जांच जो है आगे कौन करेगा। तो वहीं सुशांत के पिता केके सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इसमें मुंबई पुलिस पर कार्रवाई न करने और सहयोग न करने का आरोप लगाया। ऐसे में यह देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट केस की तरफ से मुंबई ट्रांसफर करने की अनुमति मिलती है या फिर नहीं। हालांकि जिस तरह से मुंबई पुलिस पर लापरवाही, राजनीतिक दबाव और पक्षपात पूर्ण जांच के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में केस का मुंबई ट्रांसफर होना या ना होना काफी अहमियत रखता है। तो रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएगा। मुंबई पुलिस पर केस में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। सुशांत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज
अहम फैसला आना है। बिहार से मुंबई केस को ट्रांसफर करने की इस दौरान मांग भी की गई है और कहीं ना कहीं यह भी आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर कि सुशांत केस की आड़ में तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दिया गया है। आपको बता दें सीबीआई जांच कर रहा है केस की, तो इसे कहीं ना कहीं बड़ी राहत भी माना जा सकता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला क्यों ना आए। वहीं आपको यह भी बता दें कि मुंबई पुलिस पर केस को लेकर लापरवाही बरतने, साक्ष्य छिपाने जैसे गंभीर आरोप जो हैं वो लगते आए हैं। ऐसे में अगर केस मुंबई ट्रांसफर होता भी है तो बड़ा सवाल यह है कि क्या निष्पक्षता की उम्मीद जो है आगे की जा सकती है या फिर नहीं। इस मसले पर राजनीति जो है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, दोनों तरफ से जमकर हो रही है। ऐसे में केस को ट्रांसफर करने का फैसला आग में घी डालने का काम भी कहीं ना कहीं कर सकता है। तो आपको बता दें, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। मौत की जांच को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस की उलझन अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले को लेकर सीबीआई और ईडी अपने स्तर पर जांच कर रही है। मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 11 बजे अपना फैसला सुनाने वाला है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ये फैसला सुबह 11 बजे सुनाएगी। वहीं सुशांत के पिता के सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रखा है और इसमें मुंबई पुलिस पर कार्रवाई न करने और सहयोग न करने का आरोप जो है वह लगाया गया है। ऐसे में केस का मुंबई ट्रांसफर होना या ना होना काफी अहमियत भी रखता है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस पर लापरवाही, राजनीतिक दबाव और पक्षपातपूर्ण जांच के आरोप जो है वो भी लग रहे हैं। और इस वक्त मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम फैसला सुनाने वाला है 11 बजे। क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त? सत्यप्रकाश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, जिस तरह से सुशांत के परिवार ने ये आरोप जी अपनी बात रखिए है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से मिलकर जो है सुशांत की केस के जो है मुख्य जो है आरोपी है। ऐसे पूरा मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट से। अब लोगों को उम्मीदें हैं कि किस तरह से मुंबई पुलिस को जो है पूरे मामले में लीपापोती करने का आरोप, लीपापोती कहीं ना कहीं हो रही है, राजनीति भी जमकर हो रही है और ऐसे में केस का ट्रांसफर करने का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम भी कर रहा है। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे से खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आज के लिए इतना ही। सटीक नजरिए से देश की हर खबर के लिए, मुद्दे के हर पहलू के लिए, दमदार, सटीक, सार्थक और संजीदा अनुभव के साथ कस्बे से सूबे तक की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।